हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं नई सीरीज़ इंडियन पॉलिटी की शुरू करेंगे हम लोग, जिसको आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए मार्केट में आपकी दो सबसे बेस्ट बुक्स हैं जिनको आप अगर चाहें तो परचेज करके भी इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ के साथ साथ कर सकते हैं। वो है आपकी पहली किताब इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है और इसको आप IAS वाले भी पढ़ते हैं और इसको PCS वाले भी पढ़ते हैं, और चाहे आप CDS के हो, ACO को हो, या जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं जियोलॉजी की, उसके लिए बड़ी बेस्ट किताब है। दूसरी बुक जो है थोड़ा सा इससे कह सकता हूँ कि अगर आप पहले इससे शुरुआत नहीं करना चाहें तो वो किताब आप ले सकते हैं, इसको बाद में पढ़ें। वो है NBT की, नेशनल बुक ट्रस्ट की, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी किताब है शुरुआत करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी किताब है, आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों किताब भी ऐसा लगता है कि अभी नहीं करनी है और से कोई सिंपल किताब लेनी है, तो इससे सिंपल किताब आपकी है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी ये आपकी क्या कहते हैं, PD पब्लिकेशन की आती है, प्रतियोगिता दर्पण। इंग्लिश में किताब ये है और मार्केट में ये अवेलेबल है। तो इट इज़ अप टू यू, ये आपकी चॉइस है कि आप एम लक्ष्मीकांत से शुरू करना चाहते हैं या NBT पब्लिकेशन की आर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करना चाहते हैं या प्रतियोगिता दर्पण PD की इंडियन पॉलिटी से शुरू करना चाहते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो जैसे कि आपके जियोलॉजी के एग्ज़ाम में देखा गया है, जो 2019 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, कि उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके आए थे वो लगभग 5 to 10 के बीच में आपके क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ इंडियन पॉलिटी से आए थे। ठीक है, और क्वेश्चन जो होते हैं वो कह सकते हो कि 3 लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे सिंपल लेवल का होता है एक क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, ये बहुत सिंपल लेवल हो गया। या दूसरा आपका लेवल हो गया कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, कि जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा कह सकते हो कि मिक्स कर दिया उन्होंने। और ठीक बड़ा टफ क्वेश्चन होता है कि हाउ टू एलेक्ट और सेलेक्ट द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है उसमें मैं आपको तीनों तरीक़ों से क्वेश्चन को बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो शुरुआत हम लोग आज करेंगे लेक्चर 1 से। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। वीडियो को जब भी आपको लगे बीच में पॉज करके चैप्टर्स को लिखते जाएं और फिर वीडियो को दोबारा प्ले करें और आगे बढ़ते जाएं। तो चैप्टर्स के मामले में मैंने काफ़ी इसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं कर्टेल कर दिए हैं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत से चैप्टर्स मिलाओगे तो काफ़ी कुछ आपको कर्टेल मिलेगा। मैंने वहाँ पे वो चैप्टर्स रखे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इससे इस बार आपके 2020 में क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जैसे कि अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे स्टेट्स हैं समय 28 जो है हमारे स्टेट्स हैं, और आपके 8 या 8 आपकी क्या है यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हमें कहाँ मिलता है, यूनियन एंड टेरिटरी के अंदर मिलता है। और ये मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि ये कहाँ से कहाँ तक, यानी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको कराऊँगा। उसके बाद सिटीजनशिप जो है उससे पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाए। देन आपका थर्ड चैप्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। इससे क्वेश्चन आपके दोनों लेवल के आते हैं, बहुत ही सिंपल लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर आपका DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसका जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादातर रटाफिकेशन हमें करना करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ट्विस्ट करके ना दे के वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्योंकि ये 36 से लेकर 51 है, तो एक एक आर्टिकल आपको इसमें याद करना है। तो हम लोग एक आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे और मगअप करने का काम आपका है। देन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि बाद में एड ऑन किया गया, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आज आने लगे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्रुपिंग करूं तो आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक ये सारी की सारी जो कवरिंग है वो आपके इस वाले पार्ट में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन आपका सिटीजनशिप, देन आपका फंडामेंटल राइट, देन आपका DPSP एंड आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। और अगर मैं आपके एग्ज़ाम की क्वेश्चन की बात करूँ तो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आर्टिकल 1 to 51 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 चैप्टर से ही लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन अगर आने होते हैं तो इन्हीं से सेक्शन से या इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनिशियली जब स्टेज में हम लोग ये करना शुरू करेंगे अगले लेक्चर से
या इस लेक्चर में भी हम लोग ये ले सकते हैं पहला वाला पार्ट। तो हाँ, हमें क्या करना है कि बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, ठीक। उसके बाद 6 जो आपका हम लेंगे वो प्रेसिडेंट लेंगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होता है या एलेक्ट कैसे होता है या नॉमिनेट होता है, और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जिसको मैं फिर से बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, रट्टाफिकेशन, वो आपकी तरफ से होगा। वो है आपका लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपकी तरफ से होगा और होना चाहिए लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर मैं लिखाने बैठूंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये असाइनमेंट है आपके लिए। इसी लेक्चर 1 में एक असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ कि 1950 से लेकर अभी 2020 तक जितने भी आपके प्रेसिडेंट हैं उनको ऑर्डर वाइज टेन्योर, अगर आप नहीं याद करना चाहते कि कहाँ से कब तक था, कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम में शायद ना पूछें, लेकिन आपको वो 4 प्रेसिडेंट के नाम दे देंगे, पूछेंगे इनमें सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बना था। तो ऑर्डर वाइज जो क्रॉनिकल ऑर्डर है उसको याद कर लेना प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगला जो चैप्टर हम लोग लेंगे वो लेंगे वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट का भी बिल्कुल वही चीज़ हमने पढ़ना है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है या इलेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद रिमूवल कैसे होता है, और उसके बाद इसकी जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो क्या है आपकी, और लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी आपका ही काम है रट्टाफिकेशन का। गूगल पे आप जाएंगे तो उसको आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर व्हाट वी स्टडीड, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि लोकसभा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आप सबको पता है लोकसभा को और क्या बोलते हैं, लोकसभा ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक। ये लोकसभा का एक कॉमन नेम भी है। और दूसरा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें आता क्या है पढ़ने के लिए, जो आपके एग्जाम आ सकता है कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, इसमें कौन सा परमानेंट हाउस है, कौन सा नॉन परमानेंट हाउस है, इसमें इलेक्शन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एज फैक्टर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में ख़त्म करेंगे। देन उसके बाद अगला शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ें हैं, और रिमूवल जो जजेस का होता है वो आपका कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, तो यहाँ से हाई कोर्ट से आपका आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ जो 28 स्टेट्स है, क्या सभी स्टेटों में आपकी हाई कोर्ट है या सिर्फ कुछ ही स्टेटों में हाई कोर्ट है, कंबाइंड भी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन स्टेट लेजिस्लेचर, अब ये वर्ड आपके लिए शायद नया हो, लेकिन आम भाषा में आप क्या बोलते हैं, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्टेट असेंबली भी आती है और स्टेट काउंसिल भी आता है। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जब पढ़ते हैं यानी कि हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं तो हम स्टेट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन आपको ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सिर्फ एक ही क्या है, हाउस है, और उस हाउस का नाम क्या है, स्टेट असेंबली। तो हम उत्तराखंड में स्टेट असेंबली को स्टेट लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें यूपी का, तो यूपी में 2 हाउस हैं, स्टेट असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल भी है, तो यानी कि हम दोनों को क्या कह सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है स्टेट असेंबली की या स्टेट काउंसिल की, और इसमें इलेक्शन कैसे होता है या नॉमिनेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। देन आपका लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग नगर निगम के बारे में, ठीक है, शहरों के अंदर होता है वहाँ के मैनेजमेंट करने के लिए, या इसको आप लोग क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट में पंचायत के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्म है वो किसकी है, लोकल गवर्नमेंट की है। देन इस बार इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी इसी साल बिहार में और अगले साल जो है आपके बंगाल में इलेक्शंस अनाउंस शायद हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, और इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस करवाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन आपका फाइनेंस कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसके बेसिस में एलोकेशन ऑफ मनी हो रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में। देन अगला नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। इनके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि इनका जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका कंपोजिशन हो गया, उनकी रिटायरमेंट हो गई या रिमूवल कैसे किया जाता है, और इनकी पावर्स क्या होती हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देन कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है।
इसके फंक्शंस क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है और फंक्शन क्या होते हैं। देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक। देन आपका पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको एबॉलिश कर दिया गया बाय दी मोदी गवर्नमेंट, और उसकी जगह क्या आ गया है, नीति आयोग। तो इसका कंपोजिशन आ सकता है आपका, ठीक है, इसका आपसे कंपोजिशन पूछ सकते हैं, या आपसे क्या पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं। देन आपका एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका हर बार कंपोजिशन पूछा जाता है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन इसी का ही होता है, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको। फिर उसके बाद मिसलेनियस वो पार्ट है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के तौर पे मैं आपको लिखाना शुरू करूँगा, और ये तब शुरू करूँगा जब सारी चीज़ें ये मैं आपको एनएचआरसी तक पढ़ा चुका हूँगा, और आपकी एक कह सकते हो समझ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बन चुकी होगी। तब मिसलेनियस लिखाने में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या आएगा, समझ आएगा। तो ये था हमारा चैप्टर्स। तो उसमें आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, ठीक है। तो ये एक इंट्रो, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं उसको हम लोग बहुत ही इन डेप्थ में भी नहीं जाना है और बहुत ही सरफेस से भी ख़त्म नहीं करना है। चलो भाई, तो यूनियन एंड इट्स इन डेप्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में आता है। तो आपका ये है आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग एक एक करके उठाएं तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल 1, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, अगली साइड में आते हैं। तो देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 का पैरा 1 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। आप वर्ड पे ध्यान देना। देखो अगर आप तैयारी किसकी कर रहे होते हो, आईएएस की कर रहे होते हो या पीसीएस की कर रहे होते हो, तब तो हम एक एक पॉलिटी के वर्ड्स पे ध्यान देंगे। पर आपका जो 2019 का मैंने पेपर देखा था जियोलॉजी का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आया। जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या हो गया, या इसकी जगह अगर हम क्या लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके जियोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको मैं थोड़ा बहुत इसका एक ओरली इंट्रो दे दूंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फेडरेशन वर्ड और यूनियन वर्ड में क्या फ़र्क होता है, ठीक। तो वापस आते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि आपका जो कंट्री है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए मोटे मोटे तौर से हम समझ सकते हैं कि सारे स्टेट जो हैं अपनी मर्जी से एक साथ आके आए हैं, लेकिन अब कभी अलग नहीं हो सकते। फिर आर्टिकल 1 का पैरा 2 क्या कहता है, स्टेट्स दैट द स्टेट एंड द टेरिटरी विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है इस समय, ठीक है। उस 12 शेड्यूल में तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारे स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जो अभी हम लेके चलें करंटली जो सिचुएशन है, 28 स्टेट्स हैं, उनके नाम हैं, उनकी बाउंड्री है, उनकी कैपिटल है। तो ये सब की अगर आपको सारी जानकारी चाहिए, you need all information about the states, its capital, its area and its share boundary which state and which country, तो आप फर्स्ट शेड्यूल में मिल सकता है। तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सारे स्टेटों की कैपिटल और उनका एरिया, उनके नाम किस शेड्यूल में लिखे हुए हैं, तो आप टिक करेंगे फर्स्ट शेड्यूल। अब अगर आर्टिकल 1 पैरा 3 देखते हैं, स्टेट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी कंप्राइज द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड। अब देखो इससे कंफ्यूज मत होना, एज मे बी एक्वायर्ड क्या था कि 1950 के बाद काफ़ी ऐसी जगह थी जो आज इंडिया का पार्ट है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल क्या हो गया, ये सिक्किम वाला पार्ट हो गया आपका, कई ऐसी जगह थी जो इंडिया से आके नहीं मिली थी। तो एज मे बी एक्वायर्ड मतलब कि इंडिया उसको आगे चल के एक्वायर्ड कर सकता था। तो ये जो थर्ड वाला ये आपका है जो शर्त है, ये आप 1950 से लेकर 1960 के बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कई जब हम इंडिपेंडेंट 47 में हुए थे और 50 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे छोटे छोटे इलाके थे जो आज तो इंडिया का पार्ट है, किसी स्टेट का पार्ट है, पर उस समय वो इंडिपेंडेंट थे। तो हमने उनके लिए एक जगह रखी थी स्पेशल कि अगर ये इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो वो आके मिल सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एक था आपका आर्टिकल 1 के जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट थे, उनके बारे में था, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसका मैं डिटेल आपको दिखाऊं तो 1950 में
मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको इंक दिखे। हाँ, कि ट्रेटी ऑफ इंडिया इन 1950, यानी कि जिस साल हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो उस साल क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, जो आपका ब्रिटिश इंडिया था वही किस में चेंज हुआ, आपका इंडिपेंडेंट इंडिया में चेंज हुआ। और उस समय जो है आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी करके बांटे गए थे। उसमें आप देख सकते हैं पार्ट ए में कौन कौन से आपके स्टेट थे, पार्ट बी में कौन कौन से आपके ये स्टेट्स थे, पार्ट सी में कौन कौन से थे और पार्ट डी में। तो आप सोचो कि 1950 के बाद फिर हमने क्लबिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की है, यानी कि कई स्टेटों को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद जो है आपका आंध्रा के अंदर चला गया, ठीक, तो वो एक हमने बनाया गया है। तो अगर आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, क्वेश्चन अगर बने आपके जियोलॉजी के लिए तो ऐसे बन सकता है कि 1950 में किस पार्ट में कौन सा स्टेट था, ठीक है, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं। तो देखो फिर से ये आपका पार्ट आ गया है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, रटाफिकेशन। तो इस वीडियो को आप पॉज करो और पहले अगर आप लिख सकते हो तो उसको लिख लो। देखो जितने मेरे लेक्चर्स को आप लोग जॉट डाउन करोगे और उसके नोट्स बनाओगे उतने अच्छे हैं, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपकी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ता है और लैपटॉप पे इतना कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है। लेकिन अगर यही आपने नोट्स के तौर पे बनाए हैं तो आपका बड़ा अच्छा कंसंट्रेशन होगा। तो आप पढ़ें पार्ट ए में कौन कौन से स्टेट हैं, पार्ट बी में कौन से थे, पार्ट सी में और पार्ट डी में। फिर उसके बाद अगर हम अगली साइड देखें, 1956 के आसपास दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया और स्टेट ये पार्ट सिस्टम ख़त्म करके स्टेटों का फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो अगर आप देखें तो उस समय आपका दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, जो आज भी बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन हिमाचल आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा एज आ सेपरेट बहुत बड़ा स्टेट के तौर पे, लेकिन वो उस समय क्या था कि पंजाब का पार्ट था, ठीक है। तो इस मैप को भी आप पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट जो है किसके अंदर था और कैसे सेपरेशन किया गया है, ठीक है। जैसे आप देखें ये कच्छ और सौराष्ट्र को अलग कर रखा था, फिर बाद में पूरे गुजरात में अंदर रखा गया। फिर आपका कर्नाटका जैसी जगह आपको कोई दिख नहीं रही थी, बाद में कर्नाटका को थोड़ा सा अलग करके अलग से बनाया गया और महाराष्ट्र आपका अलग बना। फिर ऐसे ही आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर आपका ये जो झारखंड छत्तीसगढ़ तो बहुत बाद में बने हैं। तो इससे आपको एक मिलता है। और आप नॉर्थ ईस्ट को देखो, ये नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन 56 तक इनका नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे इनको भी अलग किया गया है, ठीक है। इनकी जो भी लोकल डिमांड थी उनके बेसिस पे इनको अलग किया गया। तो ये 56 का आपका मैप है जिसको आपको याद करना है। तो आपको दो ऐसे स्लाइड्स हैं, 1950 में क्या हमारे स्टेटों की हालत थी और 1956 में क्या हालत थी, ठीक। और आज का ये आपका जो 2020 है, ये आज का आपका स्ट्रक्चर है स्टेट का। ये आपके 28 स्टेट्स हो गए। तो देखो अगर मैं जियोलॉजी के एग्ज़ाम की बात करूँ, मैं IAS के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जियोलॉजी के आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें तो बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट और उनकी कैपिटल मैच द फॉलोइंग, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है ये उनके ज़्यादा पूछते हैं आपके कैपिटल। अरुणाचल की आपसे पूछ लेंगे, असम की कैपिटल आपसे पूछ लेंगे, फिर उसके बाद आपका क्या क्या मणिपुर आपका हो गया, मेघालय आपका हो गया, मिजोरम आपका, नागालैंड, इन सब की आपकी कैपिटल पूछ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक कहाँ गया, त्रिपुरा, क्योंकि 7 सिस्टर में आपके यही आते हैं। सिक्किम ध्यान रखना 7 सिस्टर में नहीं आता है और उसकी कैपिटल आप देख लें। तो एक तो आपको यहाँ से ये सबकी कैपिटल याद करनी है, ठीक है। तो ये भी आपका पार्ट है रट्टाफिकेशन का, ये आपको कंप्लीट करना है। दूसरा ये आपकी जो 8 UT बनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उसको अब UT कर दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो देख ही सकते हैं ये सबसे नए हैं आपके लद्दाख, और इसकी कैपिटल लेह हो गई। जम्मू कश्मीर UT, इसकी कैपिटल श्रीनगर समर की रखी गई है, जम्मू विंटर की रखी गई है। देन आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेटों में फैला हुआ है। और फिर उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार, ठीक। तो अभी तक जो हम जितना पढ़ रहे थे वो सब कुछ किसका पार्ट था, आपका आर्टिकल 1 का पार्ट था, ठीक। तो ये एक क्योंकि ये चैप्टर भी मैंने इसमें आपको इंट्रोड्यूस भी कर दिया था और ये भी था, तो थोड़ा सा ये लेक्चर छोटा ही रखना था हम लोग को। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मैं एक एक डिटेल जो है आर्टिकल 1 से शुरू करते हुए पूरी आपको आर्टिकल 50 तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, रिमूवल कैसे होता है, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 2 से मिलना शुरू करेंगे। और जो भी आपकी क्वारीज़ हों, आप जो ये सर का चैनल है उसके थ्रू जो है आप मुझे क्वारीज़ जो है नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख के आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में।